हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के एग्जाम के अंदर में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुसूची या शेड्यूल्स। सारी की सारी 12 जो अनुसूचियां हैं वो मैं आप लोगों को इस तरीके से आज याद कराऊंगा कि आप लोग कभी भूल नहीं पाओगे। हम इतनी ज्यादा रिवीजन करेंगे, हर एक क्वेश्चन के अंदर में जो ऑप्शंस होते हैं उनसे भी हम लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कितने लोग तैयार है? जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए। कितने लोग जो है इस धमाकेदार सेशन के लिए तैयार है? हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे। और आप लोगों ने आज एक प्रण लेना है कि सारे के सारे क्वेश्चंस, उनके जो ऑप्शंस जो है उनको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो उनके भी आंसर आप लोगों ने करने हैं। चलिए, तो हम लोग जो है फ्रेंड शुरू करते हैं जल्दी से। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज गिफ्ट आने वाला है। स्टे ट्यून्ड। आप लोग जो है कमेंट के अंदर में गैस भी कर सकते हो कि क्या होने वाला है। ठीक है, 2 दिन के अंदर में आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स अच्छे से इंतजार करिए उसका, और कमेंट करके बता भी सकते हो आप लोग। चलिए, हम लोग जो है फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए जल्दी जल्दी से, और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे जल्दी से शेयर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज कि हमारे संविधान के अंदर में, ठीक है, ये अनुसूचियों का मतलब क्या होता है, शेड्यूल का मतलब क्या होता है। कई सारे बच्चों को ये समझता ही नहीं कि शेड्यूल मतलब क्या है। मैं समझाता हूं आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमारे संविधान के अंदर में 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आर्टिकल्स है। ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे स्टार्टिंग में। बीच बीच में जोड़ जोड़ के भी हम लोगों ने अभी 470 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हमारे हो चुके हैं। आखिरी आर्टिकल वैसे 395 ही है। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में जोड़े हमने आर्टिकल्स इस वजह से। अब जब ये सारे आर्टिकल्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें इन आर्टिकल्स में कुछ लिस्ट देनी होती थी। मान लो कि हमें एक लिस्ट देनी है कि पंचायतों के काम क्या हो गए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 243 जी है जो बोलता है कि भाई पंचायतों के 29 काम होंगे। अगर मैं आर्टिकल नंबर 243 जी में ही वो सारे लिस्ट लगाने लगू तो आपको नहीं लगता आर्टिकल बहुत लंबा हो जाएगा? कितने लोगों को लगता है कि अगर आर्टिकल में ही इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट लगा देंगे और इतनी सारा टेक्स्ट हम लिख देंगे तो वो आर्टिकल बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना? तो क्या किया गया, आर्टिकल नंबर 243 जी में ये लिख दिया गया कि भाई 11वें नंबर की जो अनुसूची है, मतलब संविधान के लास्ट में 1, 2, 3, 4 इस तरीके से करके अनुसूचियां जोड़ी गई है, शेड्यूल जोड़े गए हैं, लिस्ट। ठीक है, जैसे पहली अनुसूची में भारत के राज्य के नाम और उनकी टेरिटरीज या वो कौन कौन सा एरिया उनका रहेगा वो बताया गया है। ठीक है, सेकंड वाले में ये दिया गया है कि भाई कितनी कितनी सैलरी मिलेंगी, ठीक है, और क्या क्या पर्क्स मिलेंगे अलग अलग जो जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है, गवर्नर्स है, ठीक है, उनको। तीसरे में क्या क्या शपथ लेंगे वो लोग अपनी, उसकी लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से 11वें नंबर की जो अनुसूची है उसमें जो 29 काम दिए गए वो पंचायतों के काम रहेंगे, ऐसा बोला गया। मतलब जो लिस्ट बनाने का काम था वो लास्ट में रख दिया है, लास्ट में रख दिया है। यही होती है अनुसूचियां। ठीक है, तो पहले नंबर की जो अनुसूची है वो किस बारे में बात करती है? फर्स्ट शेड्यूल या पहली अनुसूची हमारे भारत के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज जो है उनकी टेरिटरी और उनके नाम को डिमार्केट करती है। मतलब उनके नाम कि कौन कौन से नाम है, ठीक है, हमारे भारत के राज्यों के, प्लस उनका एरिया क्या है, ठीक है, वो सारे की सारी चीजें आपको पहले शेड्यूल में, पहली अनुसूची में पूरा लिस्ट वाइज दिया गया है। ठीक है, पूरा का पूरा। ठीक है, दूसरे नंबर की जो अनुसूची है उसके अंदर में जो है फ्रेंड्स राष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद में गवर्नर, जो स्पीकर है, जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ठीक है, उनका, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी सैलरीज और पर्क्स और या फिर उनको जो भत्ते मिलते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो देखो, पहले जो है फ्रेंड्स हम लोग क्या बात करेंगे, पहला जो शेड्यूल है आपका वो भारत के राज्य और यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनके एरिया से रिलेटेड है कि उनका एरिया क्या क्या होगा। भाई पता चले कि वहीं पे लड़ाई हो रही है राज्यों की, ये हमारा एरिया, ये हमारा एरिया है, तो पूरा शेड्यूल पहले शेड्यूल में दे दिया गया है। दूसरे शेड्यूल में जो लिस्ट है उसमें राष्ट्रपति, गवर्नर, स्पीकर, इवन उपराष्ट्रपति के जो पद है उसके बारे में भी यहाँ पर में जो है फ्रेंड ब्रीफ में बताया गया है। जजेस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरीज, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी की सैलरी, ठीक है, यहाँ पर में बताई गई है। उसमें यह भी बोला गया है कि समय समय पर उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। तो एक चीज याद रखनी है फ्रेंड कि सेकंड नंबर का जो शेड्यूल है उसमें संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति है उनके सैलरीज दी गई है, उनके भत्ते दिए गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का उसके अंदर में उल्लेख नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सैलरी नहीं दी गई है। तो प्लीज याद रखिएगा, सेकंड नंबर के शेड्यूल में प्रधानमंत्री के सैलरी या मुख्यमंत्रियों की, मंत्रियों की सैलरी और उनके भत्तों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसमें आप लोगों को राष्ट्रपति, गवर्नर, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा के स्पीकर, ठीक है, और लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर और राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन है उनकी सैलरी, इसके अलावा जो विधानसभा, विधान परिषद के जो सभापति, उपसभापति होते हैं उनकी सैलरी,
और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी इसके अंदर में दी गई है। प्रधानमंत्री इसके अंदर में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। सैलरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ना कि कोई शेड्यूल वगैरह के अंदर में जानकारी दी गई है, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। अब ध्यान से समझिए आप लोग क्वेश्चन कैसे बनेगा इसके ऊपर में, ठीक है। देखिए संविधान की दूसरी अनुसूची, ठीक है, संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख नहीं है, ठीक है, किसका उल्लेख नहीं है ये बोला है आप लोगों से। अब यहां पर मैं एक चीज समझिए फ्रेंड्स, किसका उल्लेख नहीं है बोला है तो थोड़ा सा हाँ बोला है या नहीं बोला है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो दूसरी अनुसूची किस चीज से बात करती है, तो वेतन और भत्तों से रिलेटेड बात करती है। वेतन और जो भत्ते होते हैं, भत्ते मतलब एक्स्ट्रा जो पैसे मिलते हैं उनको, वो वाली चीजों के बारे में बात होती है। तो गवर्नर के बारे में दिया हुआ है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सैलरी के बारे में दिया हुआ है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सैलरी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, राष्ट्रपति की सैलरी के बारे में दिया हुआ है, राज्यसभा और लोकसभा के जो सभापति और उपसभापति है उनके सैलरीज के बारे में दिया गया है। प्रधानमंत्री की सैलरी के बारे में इसमें कोई बात नहीं की गई है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है ये, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप सभी के सभी। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, और जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे आप लोग सेशन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में। तो पहली जो अनुसूची है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं दी गई है। दूसरी अनुसूची के अंदर में वेतन और भत्ते और पेंशन वगैरह जो मिलेंगी इनको, ठीक है, जो पदों के नाम यहाँ पर में दिए गए उन वो दिया गया है। तीसरी अनुसूची में, ठीक है, शपथ, ठीक है, शपथ और प्रतिज्ञान दिए गए हैं कि शपथ क्या जो लेंगे वो, मान लो राष्ट्रपति बने तो क्या शपथ लेंगे, उपराष्ट्रपति बने तो क्या शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मंत्री लोग क्या शपथ लेंगे। तो शपथ जो है वो उसकी पूरी सूची, उसकी पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह से शपथ लेगा, ठीक है, ओथ लेगा, ठीक है, वो तीसरी थर्ड शेड्यूल के अंदर में दी गई है वो। चौथी अनुसूची के अंदर में बात की गई है फ्रेंड्स राज्यसभा में सीटों का आवंटन, कि अलग अलग राज्यों की कितनी कितनी सीटें रहेंगी राज्यसभा के अंदर में, ओके, इसके बारे में बात की गई है, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने तीसरी अनुसूची के अंदर में। तो इसके ऊपर में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब चौथी अनुसूची में आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो जल्दी से बताइए आप लोग मुझे, ठीक है, जल्दी से कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं और उस राज्य के अंदर में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, जल्दी से बताना है आप लोगों ने, फास्ट, ओके, जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं वहां पर में, फास्ट, एक एक बच्चा जल्दी से कमेंट कर देगा। यूपी से बिलोंग करते हो तो कितनी सीटें हैं, 31, ठीक है, नहीं राज्यसभा की बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, राज्यसभा की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों की जो सूची है फ्रेंड्स, राज्यसभा के अंदर में कितने कितने सदस्य वहां से चुनकर जाएंगे वो चौथी अनुसूची में दिया गया, फोर्थ इसमें, राज्यसभा के, लोकसभा की नहीं, ओके। तो बिहार के अंदर में 16, यूपी के अंदर में 31 है, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग पौंडीचेरी से एक है। तो ये सारी की सारी सूचियां राज्यसभा के अंदर में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में दिया गया। अब यहां पर में पांचवी और छठवीं अनुसूची को आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है, ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ जो अनुसूची है उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर में एक तीसरी अनुसूची का क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर हम लोग आगे में देखेंगे। इसका आंसर बताइए जल्दी से। तीसरी अनुसूची जो है इसमें किस बारे में बात की गई है, तीसरी अनुसूची के अंदर में, थर्ड शेड्यूल में। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तीसरी अनुसूची की, ठीक है, तो उसके अंदर में, ठीक है, शपथ और जो अफर्मेशन है, ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है, शपथ, ये आप लोगों का तीसरी अनुसूची में दिया गया है। राज्यसभा के लिए जो सीटें हैं वो दी गई है आप लोगों की चौथी अनुसूची में, फोर्थ शेड्यूल के अंदर में दी गई है, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशंस, राज्य और केंद्र के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है और काम का बंटवारा है, ठीक है, राज्य और केंद्र के बीच में जो संबंध है वो सातवीं अनुसूची में दिया गया, अभी हम लोग देखेंगे भी आगे में, ठीक है, सातवीं अनुसूची के अंदर में। प्रोविजन रिलेटेड टू एम्यूलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, ठीक है, भत्तों, उपबंधों, ठीक है, और विशेषाधिकार, आपको अभी समझ गया होगा भत्तों से रिलेटेड, ठीक है, एम्यूलमेंट्स मतलब कि जो उनको सैलरी या फिर जो पैसे मिलेंगे उससे रिलेटेड बात सेकंड नंबर की अनुसूची में दी गई है, सेकंड नंबर में। तो प्लीज इसको याद रखना है आपने, एक एक करके ऑप्शंस के साथ में भी आप लोग एलिमिनेट करते जाओगे अब सारी चीजों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। चौथी अनुसूची हम लोगों ने क्या देखा है, चौथी अनुसूची के अंदर में राज्य सभा के अंदर में अलग अलग राज्यों से कितने लोग, कितने 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 लोग जो है वो जाएंगे चुन के, वो सारी चीजें दी गई है। अब बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में
ठीक है, तीसरा आपको समझ में आ गया, ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, जो न्यायाधीश है, मंत्री है, ठीक है, और मुख्यमंत्री है, उन सबकी शपथ क्या होंगी, वो सारी चीजें दी गई है तीसरे शेड्यूल में। चौथी वाली अनुसूची के अंदर में दी गई है राज्यसभा में राज्यों के जो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि तो कितना रहेगा, कितना कितना रहेगा, वो दिया गया है। आप लोग अपने अपने राज्य का बता सकते हो फ्रेंड्स। देखिए अब पांचवी अनुसूची की बात करते हैं। देखिए अगर मैं पांचवी अनुसूची की बात करूं फ्रेंड्स, तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर, ठीक है, कोई राज्य ऐसा है जहां पर में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि उनके लिए अलग से बनाया गया है एक। ओके, तो पांचवी अनुसूची के अंदर में जो राज्य पड़ते हैं, पांचवी अनुसूची के अंदर में उन राज्यों के लिए विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वहां पर में वहां के गवर्नर बोलते हैं कि इस एरिया को, इस पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना है, ठीक है, तो ये गवर्नर क्या करेंगे, राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजेंगे, उस रिपोर्ट के आधार पर इस एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर दिया जाएगा। अब उससे होगा क्या, जब इस एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर दिया जाएगा तो यहां पर में पार्लियामेंट के जो कानून है वो एज इट इज लागू नहीं होंगे, उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। मान लो कि कोई कानून बनाया है सरकार ने, उसका कोई एक पार्ट ऐसा है जो इस जगह पे लागू नहीं करना है, तो वो भी कर सकते हैं, या पूरा का पूरा कानून भी इस जगह पे लागू नहीं करना है तो वो भी किया जा सकता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यहाँ का जो यूनिक कल्चर है, जो आदिवासी है उनका जो यूनिक कल्चर है उसको बचाया जा सके। तो फ्रेंड्स अब तक 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर में ये जो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिसमें शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया जा चुका है। 10 स्टेट्स ऐसे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 10 राज्य ऐसे हैं जो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, 10 राज्य, ठीक है, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत। यहाँ पर में अगर कोई भी शेड्यूल्ड एरिया घटाना है, बढ़ाना है, तो यहाँ के गवर्नर क्या करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, गवर्नर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो रिपोर्ट भेजेंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति फिर उस एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर देंगे, वहां पर में फिर अलग तरीके से कानून लागू होगा। तो कितने, पांचवी अनुसूची में कितने राज्य आते हैं, पांचवी अनुसूची के अंदर में 10 राज्य आते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब बात करते हैं हम लोग छठवीं अनुसूची की। देखिए फ्रेंड, छठवीं अनुसूची के अंदर में क्या किया गया है, छठवीं अनुसूची के अंदर में एक स्पेशल प्रावधान किया गया है कि भाई ये पांचवी अनुसूची के अंदर में आपने जो है कुछ राज्यों के कुछ हिस्सों को, ठीक है, स्पेशल प्रावधान दिए हैं, लेकिन छठवीं अनुसूची में इससे भी ज्यादा अधिकार दिए गए हैं 4 राज्यों को, ATMM। कौन कौन से राज्य है जल्दी से बताइए आप लोग यहां पर में, ये जो चार इसके कैटेगरी के अंदर में आते हैं, जल्दी जल्दी से बताना है आप सभी लोगों ने, फास्ट। तो बताइए आप लोग कि छठवीं अनुसूची के अंदर में ATMM लिख दिया है मैंने यहां पर में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, पूनम कुमारी और बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, आसाम यहां लिख देते हैं अपन लोग इसको, ठीक है, इधर में आसाम, ठीक है, मेघालय आता है इसमें, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा आता है इसके अंदर में, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये ऐसे 4 राज्य है जहां पर में स्पेशल तरीके से, ठीक है, उनको पांचवी अनुसूची से भी ज्यादा अधिकार दिए गए। ऐसा क्यों नहीं किया गया सर कि छठवीं अनुसूची के राज्यों को भी पांचवी अनुसूची में ही डाल दिया, फिर एक्स्ट्रा जो है, जो बेनिफिट्स है वो नहीं दे पाते ना फिर यहां पर में इन राज्यों को, तो इन राज्यों को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने थे, ठीक है, कुछ विशेष अधिकार देने थे, इसी वजह से पांचवी अनुसूची से अलावा एक और अनुसूची बनाई गई, छठवीं अनुसूची, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये वाले आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको रखा गया है उसमें, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए अलग से छठवीं अनुसूची बना दी गई है। यहां पर में भी सेम होगा, ठीक है, यहां पर में भी सेम होगा कि एक इलाका घोषित किया जाएगा, ट्राइबल एरिया या शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया जाएगा, बट जितने अधिकार यहाँ जो ये 10 राज्यों के शेड्यूल्ड एरियाज को मिलते हैं उससे भी ज्यादा अधिकार यहाँ पर में मिलते हैं। यहाँ पर में क्या होता है, वो ट्राइबल कमीशन वगैरह या जो है उनकी ट्राइबल काउंसिल, वो सारी चीजें भी बनाई जा सकती है, ठीक है। तो विशेष और ज्यादा विशेष अधिकार छठवीं अनुसूची में दिए गए हैं। तो छठवीं अनुसूची में कितने राज्य आते हैं ये बताना है आप लोगों ने। तो छठवीं अनुसूची के अंदर में फ्रेंड 4 राज्य आते हैं, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ATMM, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को, ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर में लाने के लिए कौन सा शेड्यूल है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए छठवां, और ओवरऑल केवल शेड्यूल्ड एरियाज लाने के लिए बोला जाए तो 5वीं अनुसूची हो जाएंगी,
ठीक है। सातवीं अनुसूची जो है फ्रेंड्स, ये केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन करती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन सा काम केंद्र सरकार का है, कौन सा काम राज्य सरकार का है, उसके बारे में बात करती है। ठीक है, सातवीं अनुसूची। चलिए, तो ये एक चीज याद रखना था आप लोगों ने। आठवीं अनुसूची जो है फ्रेंड्स, वो भाषाओं से रिलेटेड है। उसमें हमारी जो है पहले 14 भाषाएं हुआ करती थी, भारत की आधिकारिक भाषाएं, अभी 22 है। उनको भी हम लोग देखेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आप बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, किस अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का अधिकार उल्लेखित है? बताइए, अंडर विच शेड्यूल द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज हैव बीन मेंशन्ड? चौथी अनुसूची में नहीं, चौथी अनुसूची में तो राज्यसभा की सीट है, राज्यसभा की सीट्स अलग अलग राज्यों की। ठीक है, सातवीं अनुसूची में हम साथ साथ है, मतलब राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में काम का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। ठीक है, आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई है, 22 भाषाएं। ठीक है, भाषाएं। जो पांचवी अनुसूची है उसमें 10 राज्यों के अंदर में जो अनुसूचित क्षेत्र है वो डिक्लेयर किए जा सकते हैं। आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों को ये चारों के चारों अनुच्छेद अनुसूचियां याद हो चुकी है? बताइए जल्दी से। और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग और इसको डिटेल में देखेंगे। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ ना, ओरिजिनली हमारे संविधान के अंदर में केवल 8 अनुसूचियां थी, ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनली। फिर क्या हुआ, 9th वाली जोड़ी गई, फिर 10th नंबर की जोड़ी गई, फिर 11वीं और 12वीं। इस तरीके से जो है फ्रेंड्स 4 अनुसूचियां जोड़ी गई है बाद में, ये याद रखेंगे आप लोग। तो पहले कितनी थी ओरिजिनल अनुसूचियां, कितनी थी? केवल और केवल 4 थी, केवल और केवल 8 थी। बाद में कितनी जोड़ी गई? 4 और जोड़ी गई है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ओके, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज आपको बताता हूं कि जो 9वीं अनुसूची है ना, मतलब इतनी जल्दबाजी थी बाद में संविधान के अंदर में जोड़ने की कि पहला ही जो संविधान संशोधन हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर में, उसी के जरिए इसको जोड़ा गया था, पहली वाली अनुसूची को। मैं 10वीं भी बताऊंगा आपको, 11वीं 12वीं भी बताऊंगा, लेकिन जो 9वीं अनुसूची है वो डायरेक्टली, ठीक है, ओके, डायरेक्टली जो है वो पहले वाले संविधान संशोधन के जरिए जोड़ दी गई। चलिए, अब देखिए यहां पर मैं क्वेश्चन इसी के जरिए पूछा गया एग्जाम से आप लोगों का, सारे के सारे बता देंगे आप लोग जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए आंसर्स आ गए हैं कि पहला जो संविधान संशोधन था उसी के जरिए जोड़ा गया। अब इसकी जरूरत क्या पड़ गई थी आप लोग समझिए, इसको मैं बताता हूं आपको। 9वीं अनुसूची को जोड़ने की, 8वीं तक तो चलो आप लोगों ने अभी देखा है, ठीक है, और भी आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में। 9वीं अनुसूची की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या हो रहा था ना कि बहुत सारे लोगों के पास में बड़ी बड़ी जमीन थी, कुछ लोग थे जिनके पास में बिल्कुल जमीन नहीं थी, ठीक है, किसी के पास में थोड़ी ज्यादा जमीन थी, बड़े बड़े जमींदार थे। ठीक है, अब सरकार चाहती थी कि लैंड सीलिंग लगा दी जाए। सीलिंग का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के पास में एक हद तक ही जमीन हो सकती है, बाकी की जमीन जो है उसको किसी और को बेचनी पड़ेगी या ट्रांसफर करनी पड़ेगी, या सरकार ले लेंगे अगर उसने नहीं दिया तो किसी को। तो क्या हुआ कि एक ही व्यक्ति के पास में बड़ी बड़ी बहुत सारी जमीन होना, ठीक है, बाकी लोगों को वंचित कर देता है जमीन को रखने से। अब क्या हुआ कि सरकार जब इस पर कानून बना रही थी, इवन बिहार ने भी, उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्य सरकारों ने कोशिश की कि लैंड सीलिंग एक्ट लाई जाए, लेकिन कोई ना कोई कोर्ट चला जाता था। ठीक है, कोर्ट चला जाता था कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने, केंद्र सरकार ने सोचा कि एक ऐसी अनुसूची बनाते हैं हम लोग, आर्टिकल नंबर 31A के अंदर में उन्होंने एक ऐसी अनुसूची बनाई जिसमें यह बोला कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून रखा जाएगा उसको कोर्ट निरस्त नहीं कर सकती। ऐसा सरकार ने माना और सरकार ने ऐसी एक 9वीं अनुसूची डाली। तो 9वीं अनुसूची क्यों लाई गई थी? कुछ कानूनों को बचाने के लिए, जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए, उनकी वैधता निश्चित करने के लिए, जैसे कि लैंड सीलिंग। अब केवल लैंड सीलिंग या भूमि के लिए नहीं लाया गया था उसको ये लाया गया था कि फ्यूचर में भी कभी जरूरत पड़ती है अगर कोई ऐसा कानून बनाने की जिससे कि कोर्ट उस कानून को रद्द ना कर सके, तो 9वीं अनुसूची के अंदर में रखकर उसको बनाएंगे। वो बात अलग है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि नहीं भाई, आप 9वीं अनुसूची में रखोगे तो भी हम उस पर रिव्यू तो जरूर करेंगे। ठीक है, वो हम रिव्यू करेंगे ही। ओके,
तो ये एक पॉइंट था फ्रेंड्स, लेकिन हाँ स्टार्टिंग के अंदर में इसको एक थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल गया था 9वीं अनुसूची के अंदर में। जो रखकर बनाए जाते थे कानून, स्पेशली लैंड सीलिंग और ये बाकी जो कानून बनाए गए, उनको संवैधानिक प्रोटेक्शन मिल गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों से। तो 9वीं अनुसूची कुछ कानूनों को जो है कुछ कानूनों को प्रोटेक्शन देने के लिए लाई गई थी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर में, ये जो लिस्ट है हमारे पास में उसी को एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर में जो 9वीं अनुसूची है, भूमि सुधार, ठीक है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, उसको पहला कानून उसमें डाला गया था। और जो अदर लॉज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था। ठीक है, जो कानून है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था ताकि उसके ऊपर में जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, पहली अनुसूची के अंदर में देखा हमने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं दी गई है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते, पेंशन, एम्यूनिमेंट्स वगैरह दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान दिया गया है। देखो पहले पैसे उन्होंने ले लिए, बाद में शपथ ली। बोले पैसे भाई, पैसे की बात पहले कर ली, दूसरी में, तीसरे में शपथ ली उन्होंने। चौथी में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पांचवी और छठवीं हमने देखा, पांचवी अनुसूची 10 राज्यों पर लागू होती है, जहां पर में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है किसी भी क्षेत्र को। 10 राज्य उसमें आते हैं। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य आते हैं, इनको थोड़े अधिक प्रावधान, अधिक अधिकार प्राप्त है। छठवीं अनुसूची इसीलिए स्पेशली बनाई गई है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है, मतलब राज्य के काम, केंद्र सरकार के काम और दोनों मिलकर जो काम करेंगे वो बांटे गए हैं, काम का बंटवारा किया गया है। भारतीय भाषाएं अभी 22 है, ओरिजिनल 14 थी, अभी 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और जो भी दूसरे और कानून है जिसको प्रोटेक्ट करना है, तो 9वीं अनुसूची के अंदर में रखकर लाया जाता है उसको। ठीक है, 10वीं अनुसूची जो है फ्रेंड्स, दल बदल कानून के तहत लाई गई थी। दल बदल कानून का मतलब ये था कि कोई एक व्यक्ति एक दल से चुनकर आता था, लेकिन जैसे ही वो चुन लिया गया उसके बाद में उसकी अंतरात्मा बदल जाती थी, और अंतरात्मा बदलने के बाद में पता नहीं कैसे बदलती थी, आप लोग ज्यादा अच्छे से बता पाओगे। ठीक है, कैसे बदल जाती थी, उसको कोई एक सूटकेस दिखता था या कुछ होता था शायद। ओके, तो अंतरात्मा बदल जाती थी और वो दूसरे दल में शामिल हो जाता था। ठीक है, फिर बाद में शाम में कुछ और एक बड़ा सा सूटकेस दिखता था, पता नहीं वो जादुई सूटकेस क्या था, उसमें क्या होता था। ठीक है, आप लोग बता सकते होंगे शायद कि क्या होता होगा उस जादुई सूटकेस के अंदर में। तो वो जादुई सूटकेस जैसे ही दिखता था उनकी अंतरात्मा बदल जाती थी। ठीक है, तो ये वो जादुई सूटकेस जो है उससे छुटकारा पाने के लिए लाया गया। वो जादुई सूटकेस अब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता होगा जादुई सूटकेस के अंदर में क्या होते होंगे करके। ठीक है, एक इवन आया राम गया राम वाली कहावत आपको पता होगी फ्रेंड्स, कि उन्होंने एक दिन में तीन बार पार्टी बदल ली थी। ठीक है, आया राम गया राम वाली जो कहानी उसी से फेमस हुई थी। ठीक है, तो चलिए, जो दल बदल कानून है वो 10वीं अनुसूची के अंदर में, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो 9वीं अनुसूची के बारे में मैंने क्या बताया आप लोगों को फ्रेंड्स, कि सेंटर और स्टेट, ठीक है, अगर 9वीं अनुसूची में रखकर कोई कानून बनाते हैं, ठीक है, स्पेशली पार्लियामेंट को भेजा जाता है वो कानून से। स्टेट भी अगर कोई चाहती है कि 9वीं अनुसूची में रखकर बनाया जाए, तो वो केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करती है कि 9वीं अनुसूची में रखकर इसको कानून को बना दिया जाए। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची में रखकर अगर बनाया जाता है तो उसको, पहले ऐसा था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाता था, बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि हम उसको जुडिशियल रिव्यू करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टेन्योर के समय में पहले संविधान संशोधन के जरिए इसको जोड़ा गया था 1951 के अंदर में। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन के जरिए। ओके, नाउ फ्रेंड्स, 8वीं 9वीं और 10वीं अनुसूची हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची तक मैंने आपको बताया, हम साथ है, लेकिन काम जो है मिल बांट के करेंगे। ठीक है, हम साथ है, तो हम साथ है। केंद्र सरकार के कुछ काम, केंद्र सरकार की सूचियां, ठीक है, राज्य सरकार कोई काम करेगी। ठीक है, और संवर्ती सूची, संवर्ती का मतलब होता है फ्रेंड्स जो दोनों मिलकर करेंगे, जिसको कॉन्करेंट बोला जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया था हमने ये कंसेप्ट, कॉन्करेंट वाला। तो 7वीं अनुसूची के अंदर में ये वाली बात की गई है कि काम का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध रहेंगे, काम का बंटवारा होगा, वो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ओरिजिनली कितनी थी, ओरिजिनली ठीक है 14 भाषाएं थी, इसको अब ये बढ़ के 22 हो चुकी है। ठीक है, 9वीं अनुसूची के अंदर में जो है फ्रेंड्स, वैलिडेशन ऑफ सब एक्ट्स एंड रेगुलेशन, वैलिडेशन करने के लिए, ठीक है, कुछ अधिनियम और विधिमान्य जो है उनको सत्यापन करने के लिए, मतलब उनको कानूनी दावपेच से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची लाई गई थी, ताकि इस 9वीं अनुसूची में रखकर अगर कोई कानून बनाया जाए तो वो कानून को कोर्ट, पहले ऐसा होता था कि कोर्ट उसको रिव्यू नहीं करती थी। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून को रोकने के लिए लाया गया था। दल बदल जो है फ्रेंड्स, ये क्या करता था कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी से जीतकर आया है, उसको कोई एक जादुई बैग दिखा, उसका हृदय बदल गया, ठीक है, उसका दिल बदल गया और वो दूसरी पार्टी में चला गया, ए से, ठीक है, वो बी में चला गया। ओके, फिर उसको कोई जादुई बैग दिखा, फिर वो सी में चला गया,
फिर ए ने बोला कि हम एक और तुमको बड़ा वाला जादुई बैग दिखाएंगे, उधर में आ गया। तो ये जम के जो है उसको बहुत सारे बक्से उसके पास में जमा हो जा रहे थे। तो दल बदल कानून ये बोलता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप चुनकर आए हो, ठीक है, आपको उसी पॉलिटिकल पार्टी में रहना है। अगर आपने वो पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में ज्वाइन हुए आप, तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, अयोग्य हो जाओगे आप। ठीक है, ये 52वें संविधान संशोधन के जरिए लाया गया था। ठीक है, 52वें 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। तो ये प्लीज याद रखिएगा आप लोग, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया कब था, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी। ठीक है, कौन सा साल था जब 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये आप लोगों को बता देना है। उसके जरिए 10वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, जो भी लिस्ट है कि कौन सा किस कंडीशन में ये दल बदल कानून लागू होगा, कौन से कंडीशन में नहीं लागू होगा, वगैरह वगैरह, ये 10वीं अनुसूची के अंदर में दिया गया है। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन 1985 के जरिए इसको जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए ये याद रखना है आप लोगों ने, 10वीं अनुसूची दल बदल। तो 10 बार लोग क्या करते थे, इधर से उधर, उधर से इधर होते थे, उसको रोकने के लिए लाया गया। ऐसे याद रखने के लिए आप लोग कर सकते हो उसको। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर करिए आप लोग। देखे तो कितने लोग इसका आंसर कर पा रहे हैं। 11वीं 12वीं की तरफ में हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी। फिर मैं आप लोगों को और चीजें इससे रिलेटेड और चीजें करवाता हूं मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे पंचायती राज की, तो एक एक करके हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलते हैं। 9वीं अनुसूची जो है वो किस बारे में बात करती है? 9वीं अनुसूची बात करती है वैलिडेशन वैलिडेशन ऑफ सम एक्ट्स। स्पेशली स्टार्टिंग के अंदर में वो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए और जो भूमि कानून है उनको उनको उनका बचाव करने के लिए लाया गया था इसको। 10वीं अनुसूची दल बदल से रिलेटेड है, दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, अब 11वीं और 12वीं बच जाती है। तो 11वीं अनुसूची जो है फ्रेंड्स, 11वें नंबर की जो अनुसूची है वो डील करती है पंचायत से। पंचायत के जो काम है वो 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं, 29 काम। और 12वीं अनुसूची जो है ये शहरी निकाय, म्युनिसिपैलिटी जो है, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज जो होती है उनसे रिलेटेड है। शहरी निकाय, उसमें 18 काम दिए गए हैं। ठीक है, 18 काम। तो 18 कामों की लिस्ट 12वीं अनुसूची में और 29 कामों की सूची 11वीं अनुसूची के अंदर में दी गई है। इसको हम लोग देख लेते हैं पूरा का पूरा अच्छे से। ठीक है, डिटेल में समझ लेते हैं। तो 11वें नंबर की अनुसूची जो है, 11वें नंबर की अनुसूची ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए लाई गई। ठीक है, तो अभी ओरिजिनली थी 8। 9वें नंबर की हमने देखा पहले संविधान संशोधन के जरिए जोड़ी गई। 10वें नंबर की हमने देखा कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जोड़ी गई। 11वें नंबर की किससे जोड़ी गई थी, यहां से आप लोग लिख देंगे। बताइए 9वें नंबर की कौन से संविधान संशोधन, 11वें नंबर का कौन सा संविधान संशोधन और 10वें नंबर का कौन सा संविधान संशोधन। ठीक है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 11वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें आर्टिकल नंबर 243G ये बोलता है कि 11वें नंबर की अनुसूची जो अभी अभी जोड़ी गई है उसमें जो 29 काम दिए गए हैं वो पंचायतों के होंगे। मतलब पंचायतों के जो काम है उसकी लिस्ट दी गई है, पंचायतों के काम। उसके अंदर में पंचायतों के काम ये है कि भाई जो पंचायत के इलाके में जो बाजार आते हैं उनका रख रखाव करना, सड़कों का रख रखाव करना, ठीक है, स्ट्रीट लाइट लगवाना, ग्राम पंचायत की जो स्कूल होती है उसका देखरेख करना, ठीक है, कब्रस्तान और शमशान घाट कहाँ बनेगा गांव के अंदर में उसकी देखभाल करना। ठीक है, आपने वो पंचायत वेब सीरीज आई थी उसमें देखा था ना, वो सोलर लाइट लगाने का निर्णय लिया था पंचायत ने, सोलर लाइट्स का। ठीक है, तो वो स्ट्रीट लाइट वगैरह सोलर लाइट, अब सोलर लाइट भी आ गए तो सोलर लाइट्स कहाँ लगेंगे वो सब निर्णय वगैरह ये सब लेते। तो ये काम 29 काम इसके अंदर में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा फ्रेंड्स कि 9वें नंबर की अनुसूची पहले संविधान संशोधन के जरिए जुड़ी गई थी, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, और ये 73rd नंबर के जरिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, प्लीज इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया आपका। अब मैं थोड़ा सा एक 12वें नंबर के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूं। 12th नंबर की जो शेड्यूल है, 12वें नंबर का शेड्यूल, ये आप लोगों का शहरी निकाय जो है, शहरी निकाय, जैसे पंचायत है वैसे ही शहरों में भी आपको पता है लोकल गवर्नमेंट होती है, म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह सारी की सारी ये होती है। तो शहरी निकाय जो होता है उसके जो काम है, ठीक है, वो 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं, और ये टोटल 18 काम है, 18 विषय। तो 11वीं अनुसूची में 29 काम है और 12वीं अनुसूची के अंदर में 18 काम है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछते हैं, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी। ओके, चलो।
अब चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों का जो है इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है? भारत की जो आधिकारिक भाषा है वो किसमें दी गई है? जल्दी से कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, हाथ ऊपर करके बता देंगे। और जितने भी लोग हैं, जो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, फ्लैट 65% ऑफ आपके लिए चल रहा है, ठीक है? तो आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में आज ही जुड़ सकते हो, ओके? और आपके लिए प्रीमियम जो कंटेंट है उसकी तैयारी आप अभी से करिए, जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपके पास में कोर्स रहेगा। तो जो बच्चा पहले से ले लेगा उसका ज्यादा फायदा होने वाला है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। एक एक करके सारा हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? 5वीं अनुसूची में, ठीक है, 10 राज्य के जो शेड्यूल्ड एरियाज है, ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, उनके बारे में दिया गया है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के जो 4 राज्य है, 4 राज्य, कौन कौन से राज्य है ये? ठीक है, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, या ATMM भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है? AMMT, ATMM, जो भी आप लोगों ने बोलना है, ATMM जो बोल लेंगे आप, चल जाएगा वो, ठीक है? 6वीं अनुसूची के अंदर में। 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषा है, पहले 14 थी, अब 22 है, ठीक है? 9वीं जो अनुसूची है फ्रेंड्स, इसके अंदर में ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जोड़ी गई थी, और इसके अंदर में जो वैलिडेशन है, कुछ कानूनों का बचाव जो करना है जुडिशियल रिव्यू से, उसके लिए ये 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। चलिए, अब ये देखिए फ्रेंड्स, जो 8वीं अनुसूची के अंदर में जो भाषाएं है वो कौन कौन सी भाषा है, ये देखिए आप लोग। एज पर आर्टिकल नंबर 344(1) और 351, ये जो 2 आर्टिकल्स है वो इस 8वीं अनुसूची को गवर्न करते हैं, उसके जरिए ये 8वीं अनुसूची बनाई गई है। असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, उर्दू। इसमें एक भाषा जो है फ्रेंड्स मिसिंग है। आप बता सकते हो कौन सी वाली एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो मिसिंग है। इसमें इंग्लिश नहीं है, ठीक है? तो क्योंकि वो इंग्लिश भारतीय भाषा नहीं है, इसी वजह से इसको बाहर रखा गया, इंग्लिश नहीं है इसके अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके? गुड, इंग्लिश इसके अंदर में नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, कैसे कैसे इसमें जोड़ा गया मैं आपको बताता हूं। ओरिजिनली कितनी भाषा थी, ये क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है। ओरिजिनल कितनी भाषाएं थी, लिखो जल्दी से, यहां से देखो और लिखो। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 22 की 22 थी क्या? नहीं, 14 भाषाएं थी केवल, ये याद रखना है आपने। उसके बाद में आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया सबसे पहले, सिंधी भाषा को, ओके? 21वें संविधान संशोधन के जरिए 1967 में 15वें नंबर की भाषा बनती है सिंधी। फिर उसके बाद में फिर से 71वें नंबर का जो संविधान संशोधन था, उसके जरिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है? कोंकणी भाषा, मणिपुरी और नेपाली, ये भाषा जोड़ी गई भारतीय संविधान के अंदर में। क्योंकि फ्रेंड्स कई सारे जो उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उससे लगे हुए कुछ राज्य ऐसे हैं, उससे इन राज्यों से लगे हुए कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर में नेपाली भाषा बोली जाती है अभी भी। तो नेपाली को भी जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन 1992 के जरिए, ठीक है? फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली, इन भाषाओं को 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जोड़ा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वें संविधान संशोधन के जरिए, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, ठीक है, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनता है आप लोग समझिए यहां पर में, ठीक है? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए जोड़ा गया? अगर आप कहोगे फ्रेंड कि संविधान संशोधन पढ़ाना है आपको, कि संविधान संशोधन जितने भी इंपॉर्टेंट वाले संविधान संशोधन है वो आपको पढ़ा दूं मैं, तो प्लीज आप बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए जरूर उसको भी करवा दूंगा आपको, ठीक है? कमेंट करके, जितने ज्यादा आप लोगों के कमेंट्स रहेंगे, जितने ज्यादा आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहोगे फ्रेंड्स, उतना ज्यादा मैं आप लोगों के लिए ये करवा पाऊंगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। देखिए, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यहां पर मैं फिर से हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले सिंधी जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के जरिए। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वें संविधान संशोधन के जरिए 1992 में जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली, ठीक है, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए, ठीक है? तो आंसर यहां पर में हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है? यहां पर में आप लोगों का आंसर हो गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली, ठीक है? या फिर इसका उल्टा भी बन सकता है कि 92 संविधान संशोधन के जरिए कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था। आप लोग लिखिए एक बार, ठीक है? पूरा लिखना है आपने, जवाब देते हुए ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि आप लोग जवाब दे रहे हो। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया, वो आप लोग लिखोगे 2003 में, ठीक है? चलिए,
बहुत बढ़िया, बोडो, डोगरी, मैथिली और एक संथली भी है, ठीक है। कई सारे बच्चे जिन्होंने 3 ही लिखा है, लेकिन प्लीज चारों लिखिए, वापस से लिख दीजिए ताकि आपको याद हो जाए। 2500 लाइक्स के हम लोग बहुत ज्यादा पास पहुंच चुके हैं फ्रेंड। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे। ओके, तो 8वीं अनुसूची में अभी टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ओके, और हमारे संविधान का कौन से नंबर का भाग है जो भाषाओं से डील करता है? भाग नंबर 17, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। भाग नंबर 17 जो है ये इससे डील करता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक के आर्टिकल्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 343(1) और आर्टिकल नंबर 351, ये 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो 8वीं अनुसूची को गवर्न करते हैं, उसको बनाते हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, फिर से रिवाइज भी करते चलेंगे हम लोग। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस चीज से डील करती है? 7वीं अनुसूची, देखिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर ऐसा कोई अनुसूची नहीं दी गई है। एक्ट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, वो बात पार्ट नंबर 9 की हो रही है, पार्ट नंबर शेड्यूल नंबर 9 की, शेड्यूल जो 9 है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम बेसिकली अगर ये बोल रहा है तो शेड्यूल नंबर 1 में दिया गया है, शेड्यूल 1 में, पहले शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स ये दिया गया है 7वें में। संघ और राज्यों के बीच में काम का बंटवारा या शक्तियों का बंटवारा, देख बोला गया ना कि वो एक केंद्र सरकार की सूची होंगी, एक राज्य की सूची, एक संवर्ती सूची। 7वें में हम 7-7 है, पावर का बंटवारा है लेकिन हम 7-7 है, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 7वीं अनुसूची बनाई गई है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट अगर आपको पढ़ना है तो वो भी बताइएगा, मैं पूरा का पूरा जो है स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सारी की सारी भी आपको करवा दूंगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए आप लोग, इसमें क्या बोला गया है कि 91st जो है 1951 के अंदर में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? देखो पहली 8वें नंबर की तो ऑलरेडी थी, 8 अनुसूचियां तो थी पहले से, ठीक है। फिर 9, 10, 11 और 12 ये बाद में जोड़ी गई है, ठीक है। आपको बता दूं कि 90वें नंबर की अनुसूची जो है ये पहले संविधान संशोधन के जरिए जोड़ी गई, 10वें नंबर की 52वें संविधान संशोधन के जरिए, 11वें नंबर की 73rd नंबर के संविधान संशोधन के जरिए और 12वें नंबर की 74th के जरिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। तो आंसर यहां पर में हो जाएगा आप लोगों का 90वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के जरिए। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बार बार मैं बता रहा हूं, ओके। तो 9th शेड्यूल जो है फ्रेंड्स इसको जोड़ा गया था ताकि कुछ कानूनों को बचाया जा सके जुडिशियल रिव्यू के जरिए, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके। अब देखिए एक और क्वेश्चन, ठीक है, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अब ध्यान से समझना, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से देखा है लेक्चर हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो आप लोगों के लिए तो बहुत इजी हो गया। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो 5वीं अनुसूची जो है ये तो ओवरऑल, ठीक है, जो 10 राज्य है अलग अलग उनसे रिलेटेड है। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के जो ये 4 राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके लिए 6वीं अनुसूची है, स्पेशली बनाई गई है। तीसरी अनुसूची जो है ये तो शपथ से रिलेटेड है, शपथ, ठीक है, शपथ लेना है, कौन कौन सी शपथ कौन कौन लेगा। सेकंड नंबर पे वो पैसे की बात की गई है, वेतन और भत्ते वगैरह। 7वीं अनुसूची हम 7-7 है, काम का बंटवारा, काम का बंटवारा बोलो या शक्तियों का बंटवारा बोलो, ठीक है, ये दिया गया है, काम का शक्तियों का बंटवारा दोनों के बीच में, ओके। तो 6वीं अनुसूची के अंदर में फ्रेंड्स आपका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, प्लीज ये याद रख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, ठीक है। पहली अनुसूची जो है उसमें राज्यों के नाम है। दूसरी अनुसूची जो है उसके अंदर में हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स सैलरी की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ। चौथी अनुसूची के अंदर में, चौथी अनुसूची जो है उसके अंदर में आप लोगों का दिया गया है राज्यसभा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा को ही काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों की परिषद भी बोला जाता है। राज्यसभा मतलब क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट, है ना। तो उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, जिसको राज्यसभा बोला जाता है, उसमें सीटों का बंटवारा, ठीक है। उसके बाद में जो है आपके 5वीं अनुसूची के अंदर में जो शेड्यूल्ड एरियाज है 10 राज्यों में वो। 6वीं अनुसूची के अंदर में नॉर्थ ईस्ट के आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य। 7वीं अनुसूची के अंदर में काम का बंटवारा,
या शक्तियों का बंटवारा। 8वीं अनुसूची के अंदर में भाषाएं दी गई है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आप लोगों को फ्रेंड, जो DSSB के अंदर में पूछा गया। ठीक है, आप लोग देखिए ध्यान से, आप लोग खुद जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पा रहे होंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहां पर में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुसूची और भारतीय संविधान की अंतर्वस्तु सही है। आपको सही वाला बताना है। ठीक है, अब आप लोग खुद से बताइए जल्दी से। 2600 लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हो। ठीक है गणेश कुमार जी, एक बार लिख दीजिए किस तरीके से चाहते हो आप, एक बार वापस से पूरा लिख दीजिए कि आपके मतलब आप क्या चाहते, किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो पीपीटी को, ताकि उस तरीके से मैं फिर पीपीटी में भी अरेंजमेंट्स करूं। एक बार पूरा अच्छे से लिख दीजिए डिटेल में कि आपका मतलब तात्पर्य क्या है उससे, ताकि वैसे अरेंजमेंट आपके लिए किया जा सके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में तीसरा जो है ये शपथ से रिलेटेड है, शपथ। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन, या राज्यों की परिषद जो है, राज्यसभा जिसको बोलते हो आप लोग, राज्यसभा, वो चौथी अनुसूची से रिलेटेड है, ना कि तीसरी से। तो ये तो गलत है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई है। आपसे बोला था कौन सा वाला सही है, करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट जो है फ्रेंड्स यहां पर में ओनली 2, मतलब ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ओनली 2, 63% लोगों ने सही आंसर दिया है। जी हाँ, आज रैंक बूस्टर की क्लास अभी है आप लोगों की 9 बजे, शुभम सर पढ़ाने वाले आप लोगों को रैंक बूस्टर। ठीक है, ओके। अब कुछ और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पर में फ्रेंड्स, हमारे देखते हैं कि कितने आप लोग कर पा रहे हो सॉल्व। सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पर में दिया हुआ है, प्लीज इनको याद रखना है आप लोगों ने। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर मैं आप लोग बताइए, यहाँ पर भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चौथी अनुसूची, क्या बात है, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर में लिखते भी जा रहे हो कमेंट्स के अंदर में, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप लोगों ने करना है। ठीक है, टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, 2 दिन में आपके लिए बहुत बढ़िया सरप्राइज आने वाला है। कितने लोग चाहते हैं कि उनका पढ़ाई के साथ में वो लोग अर्निंग भी कर सके। ठीक है, तो आप लोगों की इस जो चीज है फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखा गया है आप लोगों के लिए। और जो स्टार्टिंग में जो बच्चे रहेंगे, जो इनिशियल रहेंगे, उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे बच्चे स्टार्टिंग से जो है। ओके चलिए, तो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन राज्य स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो, राज्य की विधान परिषद में तो उसका कोई लेना देना नहीं है, राज्य की विधान परिषद से लेना देना नहीं है। राज्यसभा, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन राज्यसभा है। ओके, लोकसभा में सीट का कोई आवंटन वाली बात नहीं है इसमें, और विधानसभाओं में भी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना था। कितने लोगों का यहाँ पर में गड़बड़ हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 21% लोगों ने गड़बड़ की है, 79% लोगों ने सही आंसर लगाया है। तो थोड़ा सा पढ़ के लगाना है आप लोगों ने, सही से पढ़ के लगाना है। ओके, पढ़ के सही से आंसर लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आप लोगों का जो है फ्रेंड्स इससे रिलेटेड बनता है, मैं आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट भी दे देता हूँ। ठीक है, देखिए, चौथी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसके बारे में बात करती है। आप लोग कहोगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं इसको प्रोवाइड करवा दूंगा आपका। ठीक है, आप ये पीपीटी पढ़ना चाहते थे, आप पीपीटी इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। ठीक है, दूसरी अनुसूची में भत्ते, विशेषाधिकार, परिलंबिया, मतलब कि उनके वेतन वगैरह की बात की गई है, शपथ और प्रतिज्ञान तीसरी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। ठीक है, चलिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों के लिए स्पेशल जो जनजातीय प्रदेशों का या शेड्यूल्ड एरियाज का प्रावधान 6वीं अनुसूची में किया गया है। और 10 राज्यों के लिए केवल, अगर ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ना हो तो 5वीं अनुसूची लगाना, अगर स्पेशली असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या नॉर्थ ईस्ट के राज्य ऐसा लिखा हुआ हो क्वेश्चन में, तो 6वीं लगाना। ठीक है, चलो ये देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। कौन से संविधान संशोधन के जरिए इसको लाया गया था, ये भी आप बता देंगे मुझे। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उस समय में राजीव गांधी जो है प्रधानमंत्री थे, उनके जरिए लाया गया था 1984
1985 के अंदर में 10वीं अनुसूची ये बात करती है आपका डिफेक्शन, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान। लैंग्वेजेस ये कौन से संविधान संशोधन में दिया गया, आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बच्चे। ये दिया गया है आप लोगों को लैंग्वेजेस 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। ओथ एंड अफर्मेशन 3री अनुसूची के अंदर में। राज्यसभा के लिए सीटों का बंटवारा आप लोग लिख दोगे जल्दी से, अभी बहुत बार बता चुका हूं मैं चाहूंगा कि अब आप लोग कमेंट करें इसका, ठीक है। तो प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालीफाई ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, ठीक है, ये आपका दिया गया है 10वीं अनुसूची के अंदर में। ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। 1985 के अंदर में ये संविधान संशोधन हुआ था राजीव गांधी के समय में, ठीक है। 52 52वें नंबर का संविधान संशोधन, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ, जल्दी जल्दी से आप लोग इसके जवाब दोगे फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि ओरिजिनल कितने शेड्यूल्स थे, कितने थे, ठीक है। प्रेजेंट में कितने शेड्यूल्स है ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है। उसके बाद में 9th, ठीक है, 10th, 11th, 12th, ठीक है, ये आप लोग बताना है। इसका ईयर बताओगे आप, कौन सी इसमें जोड़ा गया था। ईयर तो सारे इसके ही बताने हैं आप लोगों ने, ठीक है। ईयर सारे इसके बताओगे आप लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था ये बताओगे आप लोग। और 11वें और 12वें के बारे में आप स्पेशली ये भी बताओगे कि कितने विषय इसके अंदर में है और इसमें कितने विषय है, कितने कितने काम बांटे गए हैं। 11वें नंबर की जो अनुसूची है वो किस चीज से रिलेटेड है और 12वें नंबर की अनुसूची किस चीज से रिलेटेड है, ये भी आप कमेंट करके बता देंगे। क्या बात है फ्रेंड, 1400 का चैट रेट चल रहा है आपका, बहुत ही स्पीड में आप आंसर कर रहे हो। मैं चाहूंगा कि आप इसके आंसर अभी कमेंट में भी कर दें। मैं अगले 10 मिनट तक देखूंगा कि कितने आंसर आप लोगों ने किए हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को जितने भी पार्ट्स है, भाग है, 25 के 25 भाग आपको याद करवा दूं, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगले 10 मिनट में मैं देखूंगा कि कितने बच्चों ने कमेंट किया है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे। जितना आप लोग शेयर कर सकते हो, जहां भी शेयर कर सकते हो, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग चाहते हैं हम आगे में भी इस तरीके के और बहुत सारे सेशंस लेते रहे, ठीक है। चलिए, तो कमेंट के अंदर में आप लोग इनके आंसर्स कर दीजिएगा और जो जो भी चीज आपने सीखी है आज उसको रिवाइज कर लो, कमेंट के अंदर में रिवाइज कर लो सारी सारी चीजें लिखकर, ओके। और सेशन को लाइक जरूर कर देंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे और बहुत सारे सेशंस के अंदर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है आप लोगों ने। थैंक यू वेरी मच। बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं कि सर टीचिंग परीक्षा में कैसे जुड़ सकते हैं। नीचे में नंबर चल रहा है आपका, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप, ठीक है। मॉनसून सेल है आपका 7611101101 9697888844। ये नंबर जो है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देंगी, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।